अभी तक हमने देखा कैसे लंदन के अंदर एक कंपनी बनी और कैसे उसे पावर मिली। आइए अब समझते हैं ये कंपनी इंडिया के अंदर कब और कैसे पहुंची। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये लोग इंडोनेशिया के मलुकू आइलैंड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पोर्चुगीज, स्पेनिश, डच ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होते हैं, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर से एशिया में ट्रेड करने की कोशिश करती है। उनकी नज़र इस बार इंडिया पे पड़ती है, लेकिन इंडिया के अंदर उस वक्त ऑलरेडी पोर्चुगीज लोग ईयर 1498 से ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर भी ये लोग इंडिया में ट्रेड करने जाते हैं। 24 अगस्त 1608 में विलियम हॉकिंस हेक्टर शिप के साथ सूरत इंडिया पहुंचते हैं। ये कंपनी की इंडिया में पहली एंट्री होती है। जब ये सब हो रहा होता है, आओ समझते हैं उस वक्त इंडिया कैसा दिखता था। उस वक्त मुगल एम्पायर अपने पीक पर था। इस पूरे मुगल एम्पायर का हेड एक बादशाह होता था और ये मुगल एम्पायर 12 प्रोविंसेस में डिवाइड था। जहांगीर उस वक्त मुगल एम्पायर के बादशाह थे और पोर्चुगीज ट्रेडर्स यहाँ ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन में थे। हॉकिंस समझ जाता है अगर ट्रेड करना है तो जहांगीर को कन्विंस करना पड़ेगा, इसीलिए हॉकिंस एक बहुत ही लंबा सफर तय करके सूरत से आगरा जाता है, जहांगीर को गिफ्ट्स देता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन मुगल्स ब्रिटिश पर ट्रस्ट नहीं करते और पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए हॉकिंस को परमिशन नहीं मिलती। अब EIC सोचती है अगर मुगल टेरिटरी में हमें परमिशन नहीं मिली तो हम इंडिया के किसी और पार्ट में ट्रेड करेंगे जहां पे मुगल का रूल ना हो। फिर उनकी नज़र आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम पर पड़ती है, इसीलिए 1611 में ये लोग यहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं। उनको परमिशन मिल जाती है यहाँ के लोकल रूलर से। इसके एक साल बाद 1612 के अंदर EIC सूरत जाती है और वहाँ उनकी जंग पोर्चुगीज के साथ होती है। इस वार को बैटल ऑफ सवाली कहा जाता है और इसमें पोर्चुगीज लोग EIC से हार जाते हैं और अब पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है। सिर्फ गोवा के आसपास के एरिया तक ही उनका इन्फ्लुएंस रह जाता है। इसके कुछ सालों बाद कंपनी के डायरेक्टर्स किंग जेम्स I के पास जाते हैं और बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडर्स भेजने से काम नहीं होगा, हमें एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भेजना होगा, क्योंकि अगर किंग का ऑफिशियल एम्बेसडर जाएगा तो मुगल उसे ज़्यादा सीरियसली लेंगे। इसीलिए किंग जेम्स I इस बात पे एग्री करते हैं। इसीलिए उसे भी फ़ायदा दिख रहा था और वो मान जाता है। कुछ सालों बाद 1615 में सर थॉमस रॉय को इंडिया भेजा जाता है। थॉमस हॉकिंस जैसा नहीं था, वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक, वो डायरेक्टली जहांगीर के शो ऑफ नहीं करता बल्कि क्लैमली मुगल एम्पायर को समझाता है अगर ब्रिटिश ट्रेड करें तो उन्हें भी रेगुलर रेवेन्यू मिलेगा और फ़ायदा दोनों साइड्स का होगा। जहांगीर मान जाता है और कंपनी को एक ऑर्डर देता है, जिस ऑर्डर में कंपनी को सूरत में फैक्ट्री के लिए परमिशन दी जाती है और कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दिए जाते हैं। जैसे कुछ जगहों पर मुगल एम्पायर के अंदर सिर्फ EIC ही ट्रेड कर सकती थी, इसके बदले EIC को मुगल एम्पायर को पेमेंट देनी पड़ेगी। फाइनली अब सूरत में पहली फैक्ट्री के बाद EIC कुछ ही सालों के अंदर इंडिया में और भी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती है, जैसे मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, आगरा, पटना। ये लोग इंडिगो, कॉटन, टी, सिल्क और बाद में ओपियम जैसी चीज़ों में भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक तो EIC और मुगल के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे 1686 में मुगल और EIC के बीच एक जंग होती है।